लेट्स से कोई एस्पिरेंट है, वो इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहा है, उसको कैसी प्रॉब्लम्स आती है। व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, वो ना वही बात लिखते हैं जो वो समझते हैं। मैं वायरस जब भी पढ़ाता हूँ साइंस एंड टेक में, तो मैं बोलता हूँ कि वायरस जो है वो एक जिंदा लाश जैसा है। अब फॉर मेकिंग इट इजियर फॉर द स्टूडेंट। लेकिन अब बच्चे उसको लिख नहीं सकते ना कि व्हाट इज वायरस, वायरस इज ए जिंदा लाश। तो उनको कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट का एक डिफरेंट सेट ऑफ वोकैब है, जिसको कि अगर आप अपने राइटिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो उतने अच्छे आंसर्स नहीं माने जाएंगे। जब आप सर एक इंग्लिश मीडियम के ग्रेजुएट हैं तो यूपीएससी विल नेवर अंडरमाइन ऑन दैट कि आपको लैंग्वेज नहीं आ रहा है। मतलब कि वो कभी भी ना एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, यार इसने ग्रेजुएशन कर लिया इंग्लिश मीडियम से, इसको बेसिक ग्रामर नहीं आता है, तो ग्रामर मत पढ़ने बैठो। हाँ। वो ऐसा करना चाहिए कि आपको अगर दिक्कत आती है आप इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज देख डालो जो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं। जैसे मैं अपनी बात करता हूँ सर, जब मैं अपने कॉलेज टाइम पर था ना, तो मैंने अपने स्कूल टाइम पर कभी भी इंग्लिश मूवीज नहीं देखी थी। तो मेरा प्रेफरेंस क्या होता था कि मैं ना हिंदी डब्ड मूवी देखूंगा इंग्लिश की। लेकिन मुझे ना अपने बीटेक के सेकंड थर्ड ईयर में जाके पता चला कि हिंदी में तो मतलब ही बदल देते हैं वो, है ना। वही सेम चीज मुझे यहाँ यूपीएससी के साथ भी लगता है कि तो मतलब बदल दे रहे हैं, वो मैं कैसे एक्सप्रेस कर पाऊंगा। तो इसीलिए देन आई ग्रेजुअली स्टार्टेड लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। तो उसके बाद मैंने इंग्लिश मूवी को इंग्लिश में देखना शुरू किया। शुरुआत में सबटाइटल्स लगे मुझे, बाद में फिर ऐसे ही समझ में आने लगा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, जब हम बात करते हैं यूपीएससी की तैयारी की, तो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी रीजनल लैंग्वेज के अंदर तैयारी करते हैं, कुछ हिंदी मीडियम के अंदर तैयारी करते हैं, कुछ इंग्लिश के अंदर तैयारी करते हैं, एंड कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश मीडियम में तैयारी करनी होती है। पर हमने रियलाइज़ किया है कि जो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं उनको कुछ एक चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं अपनी जर्नी के अंदर। आज हम शिवम सर के साथ इन्हीं सारे चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे। उन चैलेंजेस का क्या सोल्यूशन हो सकता है उसके ऊपर भी अच्छे से हम काफ़ी डिटेल डिस्कशन आज करने जा रहे हैं। शिवम सर, सबसे पहले वेलकम आज के सेशन के अंदर। हेलो सर। सर, पहला जो मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, जैसे लेट्स से कोई एस्पिरेंट है, वो इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहा है जी, उसको कैसी प्रॉब्लम्स आती है जब कहीं ना कहीं आगे जाके उसको आंसर राइटिंग के अंदर इंग्लिश को यूज़ करना होता है। कुछ कॉन्फिडेंट या कई बच्चे ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं, तो इसके क्या रीजंस हैं एंड कैसे हम उसको टैकल कर सकते हैं? सर इसके लिए ना मैं अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं अभी बहुत ही रिसेंटली सर मैं प्रयागराज गया हुआ था, तो वहाँ पर ऑफलाइन बैचेस में लेता था। तो वहाँ पर ना जब मैं बहुत ही सिंप्लीफाइड वर्जन में ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ, वो सिंप्लीफाइड वर्जन मेरे लिए पढ़ाना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि अगर मैंने सिंप्लीफाई नहीं किया तो उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं उनके नोट्स वगैरह भी लिखवाता था, तो बच्चे इस बात में खुश हो जाते हैं कभी कभी कि मुझे समझ में तो सब आ गया है, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग, वो ना वही बात लिखते हैं जो वो समझते हैं। और समझने वाले लैंग्वेज को लिखना एक्चुअल में बहुत ही एक लेमैन लैंग्वेज होता है। हर एक सब्जेक्ट का सर आपको पता है कि इकोनॉमी का जैसे आप जान रहे हैं, आप पढ़ा रहे हैं कि उसका एक डिफरेंट सेट ऑफ वोकैब है। सिमिलरली साइंस एंड टेक का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, सबका एक सेट ऑफ वोकैब है जिसको कि अगर आप अपने राइटिंग में इंक्लूड नहीं करते हैं तो वो उतने अच्छे आंसर्स नहीं माने जाएंगे। मतलब कि यूपीएससी जब ये बोलता है कि वी वांट ग्रेजुएट्स, एक बेसिक मिनिमम क्राइटेरिया है, तो बीइंग कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन, तो वहां पर ना एक कंडीशन आ जाती है कि यू मस्ट बी वेरी प्रोफिशिएंट विद द लैंग्वेज। आप अगर लैंग्वेज के साथ में थोड़ी भी छेड़छाड़ कर रहे हैं ना, तो वो एक मतलब आपके ना प्रिपरेशन पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। और मुझे लगता है अब सिमिलरली जैसे मैं बताता हूँ सर कि मैं वायरस जब भी पढ़ाता हूँ साइंस एंड टेक में, तो मैं बोलता हूँ कि वायरस जो है वो एक जिंदा लाश जैसा है। अब फॉर मेकिंग इट इजियर फॉर द स्टूडेंट। लेकिन अब बच्चे उसको लिख नहीं सकते ना कि व्हाट इज वायरस, वायरस इज ए जिंदा लाश। तो उनको कुछ तो डिफाइन करना पड़ेगा। तो मुद्दा वही है कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए एक सबसे प्लस पॉइंट ये होता है कि दे गेट टू नो द टॉपिक्स वेरी इजी। ये तो बहुत ही फैक्ट है, बट द मेन चैलेंज दैट दे आर फेसिंग इज कि वो उसी चीज को अपने आंसर्स में इंक्लूड नहीं कर पाते हैं। क्योंकि उन्होंने जो सुना है उससे नॉलेज गेन हुआ है, उनको उसमें खुशी मिलती है, उसमें मजा आता है। दे नेवर रीड बुक्स। और ये सबसे बड़ा चैलेंज बन जाता है
कि वो ना आंसर राइटिंग में उसको रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते। तो अब इसका सोल्यूशन क्या होना चाहिए सर? सेम गोज विद, आप करंट अफेयर पढ़ा रहे हैं, आपको ही पता होगा कि हम लोग एडिटोरियल को, प्रीलिम बूस्टर्स को बड़े इजी लैंग्वेज में सुन लेते हैं, राइट, लेकिन जब लिखने की बारी आती है तो फिर हमारी हालत खराब हो जाती है। सर एक ना मुझे ज्योग्राफी का भी एक पॉइंट याद आ रहा है। एक बच्चा मेरे पास आया भी था, मुझे कह रहा था कि सर मुझे याद तो है कि ये प्लेट हैवी है, ये प्लेट लाइट है, ये नीचे घुस जाएगी, ये फिर नीचे जाके मेल्ट हो जाएगी, मुझे सारा चीजें पता है, पर जब मैं इसको एक आंसर राइटिंग में लिखने की कोशिश करता हूँ तो कैसे वो कन्वर्जेंस हुआ, कैसे वो डाइवर्जेंस हुआ, ये लिखने में मुझे परेशानी आती है। तो दिस इज अ वेरी प्रॉब्लम जो बहुत बच्चे फेस करते हैं। बिल्कुल है सर। यस, तो सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन सर इसका मुझे सबसे इजी तो ये लगता है कि देखो, इफ यू आर कैपेबल ऑफ लिसनिंग एंड इफ यू आर कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स इन इंग्लिश, तो आप इंग्लिश में चीज़ों को ले लीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, मेरा बैकग्राउंड, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं ना जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश का उतना स्ट्रांग नहीं है, भले ही वो इंग्लिश मीडियम से क्यों ना पढ़े हो हमेशा से, लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो हिंदी मीडियम से अपनी स्कूलिंग कंप्लीट करते हैं, फिर ग्रेजुएशन में इंग्लिश में कन्वर्ट होते हैं वो जी। तो ऐसे सिचुएशन में दे फाइंड इट वेरी इजी कि हम इंग्लिश लैंग्वेज लेते हैं एंड ग्रेजुअल एक चेंज लेते हैं, एक शिफ्ट लेते हैं जहां पर हिंदी टू इंग्लिश हम कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर वही आती है कि दे आर नॉट एम्फेसाइजिंग ऑन रीडिंग पार्ट। वो अभी भी सुन रहे हैं, सुन भी रहे हैं तो इंग्लिश में सुन रहे हैं। उनको पहली चीज, अगर वो इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको ये करना चाहिए कि दे हैव टू रीड अ लॉट। कोई भी चीज जो भी आप पढ़ रहे हो, रीड इट फ्रॉम सम स्टैंडर्ड सोर्स। अगर न्यूज़पेपर के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो रीड इट फ्रॉम न्यूज़पेपर, मैगजीन से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन पढ़ो जरूर, क्योंकि पढ़ोगे नहीं तो फिर उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 2, अगर यहाँ पर आपको थोड़ा भी मतलब अगर सरलता महसूस होती है ना कि आप इंग्लिश में ही चीज़ों को सुन सकते हैं, जैसे मैं अपनी बात करता हूँ सर, जब मैं अपने कॉलेज टाइम पर था ना जी, तो मैंने अपने स्कूल टाइम पर कभी भी इंग्लिश मूवीज़ नहीं देखी थी। तो मेरा प्रेफरेंस क्या होता था कि मैं ना हिंदी डब्ड मूवी देखूंगा इंग्लिश की। लेकिन मुझे ना अपने बीटेक के सेकंड थर्ड ईयर में जाके पता चला कि हिंदी में तो मतलब ही बदल देते हैं वो, है ना। वही सेम चीज मुझे यहाँ यूपीएससी के साथ भी लगता है कि तो मतलब बदल दे रहे हैं, वो मैं कैसे एक्सप्रेस कर पाऊंगा। तो इसीलिए देन आई ग्रेजुअली स्टार्टेड लिसनिंग, राइटिंग, रीडिंग ईच एंड एवरीथिंग इन इंग्लिश। तो उसके बाद मैंने इंग्लिश मूवी को इंग्लिश में देखना शुरू किया। शुरुआत में सबटाइटल्स लगे मुझे, बाद में फिर ऐसे ही समझ में आने लगा। तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द प्रैक्टिस। तो मुझे यही कहना है कि सर इट इज वेरी इजी, इट विल बिकम हैंडी वंस वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग। तो वही सिस्टम है कि अगर आप इंग्लिश में चीजों को समझ सकते हैं, उनको सुनना चाहते हैं और सच में अच्छा लिखना चाहते हैं, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज सुनने के लिए भी प्रेफरेंस देनी चाहिए, पढ़ने के लिए भी प्रेफरेंस देनी चाहिए और लिखने के लिए भी प्रेफरेंस देनी चाहिए। इन सभी चीजों से बहुत ही क्लैरिटी आती है और अल्टीमेटली जो ये प्रॉब्लम इंग्लिश मीडियम वाले फेस करते हैं वो बिल्कुल फिर सही हो जाते हैं, वो ट्रैक पर आ जाते हैं। सर आई थिंक जैसे हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ना अपने अपने कीवर्ड्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इकोनॉमी के हैं, ज्योग्राफी के हैं, पॉलिटी के हैं, वो जब तक अपने आंसर्स के अंदर वो कीवर्ड्स इनकॉर्पोरेट नहीं होंगे, वो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का आंसर लगेगा ही नहीं। एग्जैक्टली। अब जैसे हम सर सोसाइटी की हम बात करते हैं, सोसाइटी में अगर हम मैकडोनलाइजेशन वर्ड नहीं इस्तेमाल करते अपने आंसर्स के अंदर, तो फील ही नहीं आएगी कि सोसाइटी का आंसर है या नहीं। एग्जैक्टली। तो आई थिंक कुछ भी हम पढ़ें, चाहे आपका लक्ष्मीकांत हो, चाहे हम अपना एडिटोरियल्स हम पढ़ रहे होंगे, प्रीलिम बूस्टर पढ़ रहे होंगे, कुछ भी अगर हम कभी कर रहे हैं ना, तो अंडरस्टैंडिंग होना डेफिनेटली फंडामेंटल है। बट उसके साथ ही साथ अगर हमें उसकी लैंग्वेज पे पकड़ अच्छी होगी तो आंसर्स रिप्रोड्यूस करने उसमें काफ़ी आसान हो जाएंगे। बिल्कुल है सर जी। सर इसमें एक क्वेश्चन मेरे साइड से बता कि इंग्लिश लैंग्वेज में जब भी हम लोग स्टूडेंट्स को देखते हैं ना, तो समटाइम्स दे आर वेरी ओवर कॉन्फिडेंस अबाउट द सीसैट पेपर। आप सीसैट पेपर पढ़ाते भी हैं सर जी, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक अच्छा चंक लेके आता है, और जिसके मैथ्स थोड़े वीक होते हैं उनके लिए यही एक रामबाण इलाज होता है कि वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से उसको कंपेंसेट कर लेंगे जी। और इनफैक्ट करना भी चाहिए सर, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इतना डिफिकल्ट भी नहीं है, बट दे आर वेरी मच ओवर कॉन्फिडेंट कि मैं तो कर लूँगा, मैं तो इंग्लिश मीडियम का पढ़ा हूँ। तो उनको कैसा झटका लगता है सर? मतलब आप थोड़ा सा बताएं बच्चों को ताकि उनको रियलाइज हो एंड दे कैन डेफिनेटली इम्प्लीमेंट सच थिंग्स एट अर्लियर स्टेज। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे आपने कहा कि हमारे पास टोटल सीसैट में 80 क्वेश्चंस आते हैं जी, एंड उनमें से लगभग 26 टू 27 क्वेश्चंस जो होते हैं वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के होते हैं। बिल्कुल। अब जिन बच्चों ने तो सर स्टार्टिंग से ही कुछ नॉवेल्स पढ़ने की आदत है, नॉन फिक्शन, फिक्शन, हर अलग अलग तरह की बुक्स पढ़ने की आदत है, उनको थोड़ा सा एज जरूर होता है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो चुकी है, रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस उनकी हमेशा से लंबे समय से रही है, तो दे फाइंड इट अ बिट ईजियर टू अटेम्प्ट दीज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। बिल्कुल।
पर पॉइंट ये रहता है ना कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थोड़ा सा कुछ एक कई बार यूपीएससी के भी ऐसे आंसर्स रहे हैं विच हैव बीन रियली सब्जेक्ट टू इंटरप्रिटेशन। कई बार हो सकता है कि मैंने कुछ अलग ढंग से इंटरप्रेट किया, किसी और ने कुछ अलग ढंग से इंटरप्रेट किया, तो वो एक कंसर्न रहता है कि हम 100% कभी श्योर नहीं हो सकते रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आंसर्स के अंदर। पहला पॉइंट मेरा ये है। एंड सेकेंडली सर, हमें कहीं ना कहीं 33% मार्क्स तो चाहिए ताकि हम अच्छे से सीसेट को क्लियर कर पाएं। बिल्कुल। तो वाइल आप ऐसा कह सकते हो कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग जोन लेट्स से रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, पर ये मान लेना कि मैं मैथ्स को, अपनी रीजनिंग को पूरी तरह से इग्नोर कर दूं, वो अपने आप में बहुत ही गलत बात है। यही सेम बात मैं और बच्चों को भी बोलता हूँ। कुछ बच्चों की इंग्लिश वीक होती है, वो कहते हैं कि सर मैं ये सेक्शन कर जाऊँ क्या, रीजनिंग कर जाऊँ क्या, क्या मेरा हो जाएगा? बिल्कुल। देखो एक्चुअल में होता क्या है स्टूडेंट्स की, आप नोटिस करिए कि चाहे वो तीनों कंपोनेंट्स हैं, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो क्वांट है, चाहे हम बात करें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, हर एक पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर कुछ आसान क्वेश्चन होंगे, कुछ मुश्किल क्वेश्चन होंगे। लेट्स से आपका क्वांट अच्छा है, बट दैट डज नॉट मीन कि क्वांट के 30 टॉपिक आपके अच्छे हैं, राइट? एंड इवन देयर आर मेनी डिफिकल्ट क्वेश्चंस आल्सो इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो हमें क्या करना होगा, हमें कुछ एक आसान क्वेश्चन रीजनिंग से उठाने होंगे, कुछ क्वांट से उठाने होंगे, कुछ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से उठाने होंगे। एंड मैं इनफैक्ट हर बार क्लासेस के अंदर बच्चों को बोलता भी यही हूँ कि अगर आपने इजी एंड मॉडरेट क्वेश्चंस कर लिए एंड मान लो टफ क्वेश्चन छोड़ भी दिए ना, आपका बहुत आराम से सीसेट निकलेगा। तो सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर बैंक नहीं करना चाहिए। अगर आपका लेट्स से क्वांट या रीजनिंग कुछ कमजोर भी है, उसके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो डेफिनेटली आपको करने चाहिए, ताकि आप काफी कॉन्फिडेंट हो पाए कि आपका सीसेट निकल रहा है। एंड फिर जो 15-20 दिन होते हैं ना प्रीलिम्स के बाद के, उसमें डर लगा रहता है कि पता नहीं सर 2 नंबर कम ना हो जाए, 2 नंबर ज्यादा ना हो जाए। बिल्कुल सर। तो अगर हमने अच्छे से मेहनत करी होगी तो फिर चाहे आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग था या कमजोर था, आपको दिक्कत नहीं आएगी फिर। बिल्कुल सर। जी सर, एक मेरा भी एक और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, जब हम इंग्लिश के आंसर्स लिखते हैं, जैसे मतलब कोई भी सब्जेक्ट हो गया, जब हम आंसर्स अपने आंसर राइटिंग करते हैं जी। तो एक परेशानी बच्चों को फेस होती है कि सर क्या हमारी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी होनी चाहिए? जैसे टेंसेस वगैरह 9th 10th के अंदर हमने पढ़े होते हैं, बिल्कुल तो क्या वो उसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट हो गया या जो भी आपके टेंसेस होते हैं, क्या वो बिल्कुल वैसे ही होने चाहिए या फिर थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे है तो चलेगा? सर मैं अगेन अपनी वही बात को एक बार थोड़ा सा रीटरेट करना चाहता हूँ कि जब आप सर एक इंग्लिश मीडियम के ग्रेजुएट हैं तो यूपीएससी विल नेवर अंडरमाइन ऑन दैट कि आपको लैंग्वेज नहीं आ रहा है। मतलब कि वो कभी भी ना एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी कि यार इसने ग्रेजुएशन कर लिया इंग्लिश मीडियम से, इसको बेसिक ग्रामर नहीं आता है। ग्रामर का मतलब यहाँ पर सर मेरा ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको सारे टेंसेस आने चाहिए, है ना, वर्ब्स, प्रोवर्ब्स, कौन से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में लिखना है। मतलब सर मुझे लगता है कि इंग्लिश एज ए लैंग्वेज जब भी आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं, लैंग्वेज को सर ना हमेशा ग्रामर से रिलेट नहीं करना चाहिए, मतलब मुझे ऐसा लगता है। लेकिन जो भी बात आप कहना चाहते हैं, वो बात जो आप सोच के लिख रहे हैं, वो डेफिनेटली कॉपी पर जरूर होना चाहिए। मैंने कई बार, मैं तो सर रेगुलर बेसिस पर मैं आपको बोलता हूँ कि अभी भी मैं जहाँ पर भी पढ़ा के निकलता हूँ, बच्चे मुझे बहुत सारे आंसर्स अपने भेजते रहते हैं, तो मैं रेगुलर बेसिस पर इवैल्यूएट करता हूँ और मेरा हमेशा से एक नोशन रहता है उनके लिए कि भाई ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है यार, यहाँ पर टू होना चाहिए था, आईएनजी फॉर्म लगना चाहिए था। क्योंकि मैं बहुत अच्छा नहीं हूँ सर ग्रामर में, मुझे सच में ग्रामर के रूल्स नहीं आते हैं, बट मुझे इंग्लिश का नॉलेज है कि लैंग्वेज क्या है। तो मैं इतना ही बच्चों को भी समझाता हूँ कि देखो मिस्टेक्स ऐसी करो, अगर ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बहुत ही मतलब जेन्युइन सी है कि इतना तो कोई ध्यान नहीं देता है, तो वो एक बार चल जाता है। लेकिन अगर आपने बड़े कॉमन से मिस्टेक कर रखे हैं, आपको पता नहीं है कहाँ पर ए लगाना है, कहाँ पर दी लगाना है, तो ये सब ना बड़ा ही प्रॉब्लम है। ए और एन में बच्चे कई बार प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब अनजाने में हो जाता है उनसे जी। तो मुझे लगता है कि कुछ चीजें, और सबसे बड़ी बात क्या है कि जैसे मैं फिर से उसी बात को दोहराऊंगा कि मैं अभी प्रयागराज में था सर, तो कई बार बच्चे आते थे सामने से मेरे पास कॉपी लेके, तो मैंने कॉपी चेक कर रहा हूँ, मैंने कहा ये क्या लिखा है, तो मुझे बोल रहे थे अरे सर मैं ये कहना चाहता था। हाँ। मैं कहा भाई तुम अपने एग्जाम में एग्जामिनर के सामने थोड़ी ना खड़े रहोगे बताने के लिए कि अरे सर, अरे गलत मत समझो सर, मैं तो ये कहना चाहता था। अरे जो तुम्हारी कॉपी गई है, इट इज द सोल थिंग दैट विल रिप्रेजेंट यू। तो आप कैसे हो, आप कितने सीरियस हो पढ़ने में, आपने यूपीएससी को कितना सीरियस लिया है, उसका एक पोर्शन इससे भी झलकता है कि आपकी ग्रामर कैसी है। तो
डायरेक्टली तो सर यूपीएससी पर इन्फ्लुएंस नहीं आता है, लेकिन इनडायरेक्टली आपके कुछ पॉइंट्स कटेंगे, कुछ मार्क्स डिडक्ट होंगे। मैं अगर एज ए एग्जामिनर बैठूं और मुझे किसी भी स्टूडेंट से कॉपी में ग्रामेटिकल मिस्टेक्स दिखेंगे तो मुझे उसके सीरियसनेस पर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, मैं डाउट क्रिएट करूंगा उस पर और मैं बाकियों के कंपैरिजन में उसको कम नंबर दूंगा। और ये बड़ा ही जेन्युइन सा ह्यूमन नेचर है सर। बिल्कुल। तो इसीलिए मुझे लगता है कि सर इस पे ना स्पेशल ध्यान देना चाहिए बच्चों को। और अगेन ये सारी चीजें कैसे आएंगी, तो ग्रामर मत पढ़ने बैठो कि हम अब पूरा रैनन मार्टिन ले आए, वो रूल्स रेगुलेशंस पढ़ने लगे सारे। वो ऐसा करना चाहिए कि आपको अगर दिक्कत आती है आप इंग्लिश डॉक्यूमेंट्रीज देख डालो जो आपके सब्जेक्ट ओरिएंटेड हैं। यूट्यूब पे तो बहुत सारे वीडियोस मिल जाते हैं। हिस्ट्री का अगर सर हम उठा ले तो सुभाष चंद्र बोस का, गांधी जी के ऊपर, ऐसे बहुत सारे लोगों के डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्यूमेंट्रीज हैं इंग्लिश में। तो आप कुछ नहीं तो कम से कम उनको देख डालो एक बार, उनसे इंग्लिश भी क्लियर होती जाती है और नॉलेज भी बढ़ता है, आपका सब्जेक्ट का मेमोरी भी बहुत बढ़िया क्रिएट होता है। तो आप ऐसे कंटेंट छांट के थोड़े अलग कर लो और उनको सुनो। सुनने से मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे वो होता नहीं कि सर हम लोग अगर ये अल्लू अर्जुन की पुष्पा मूवी देख के बाहर निकल रहे हैं तो अपने को एकदम वो फीलिंग आती है कि अरे अपन झुकेगा नहीं, ऐसे कैसे, वी स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। तो हमारे साथ भी, मेरे साथ तो ऐसा ही होता था जब मैं कॉलेज में था। आपने अगर मैंने उस टाइम सर टाइम बहुत होता था मेरे पास, तो अगर हमने 2-3 मूवी लगातार इंग्लिश में देख ली तब तो उस टाइम पर सर मेरे से बात कर लो, मैं क्या फ्लुएंट इंग्लिश में बात करता था, और वो भी अमेरिकन एक्सेंट में बात कर लेता मैं तो। क्यों? क्योंकि मैं अभी 6 घंटे वही भाषा सुन के आया हूँ। तो इसीलिए द मोर यू लिसन द मोर इट विल बिकम हैंडी। तो अगेन यहाँ पर भी वही मुद्दा आता है सर कि ग्रामर में भी आप जितना पढ़ेंगे, जितना सुनेंगे, वो अपने आप हैंडी हो जाएगा, उसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन एट द सेम टाइम ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें मिस्टेक्स कर रहे हो आप तो इसका मतलब है कि आप अपने नंबर्स गंवा रहे हो। सर ये वाली बात जो आपने कही ना, मैं इसके साथ थोड़ा सा और भी ऐड ऑन करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एक मैंने भी पर्सनली अपनी लाइफ में मैंने भी ये रैनन मार्टिन हो गया या और जो इस तरह की जो बुक्स होती हैं मैंने कभी नहीं पढ़ी, बट कहीं ना कहीं आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। एंड इसका रीजन ये है कि मुझे एक हैबिट थी डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की। बिल्कुल हो सकता अगर आप डेली बेसिस के ऊपर लेट्स से 2-3 आर्टिकल्स डेली पढ़ रहे हो, और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, अगर आप लगातार 3-4 महीने रेगुलर बेसिस पे आप रीडिंग कर रहे हो, इट कुड बी योर टेक्स्ट बुक ऑल्सो, इट कुड बी न्यूज़पेपर्स ऑल्सो, इट कुड बी एनीथिंग रिलेटेड टू यूपीएससी। अगर आप 2-3 महीने की प्रैक्टिस इस तरह से कर लेते हो ना, आप ऑटोमेटिकली आप फील करोगे कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हुई है। बिल्कुल होगी सर। एक दिन में इंप्रूवमेंट नहीं आएगी, 2 दिन में नहीं आएगी, पर 3 महीने में आएगी। मे बी शायद आज 0.1% इंप्रूवमेंट होगा, कल को भी 0.1 इंप्रूवमेंट होगा, 2 दिन में नहीं दिखेगा, 3 महीने बाद रिजल्ट जरूर दिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। आदत बनाओ पढ़ने की, आदत बनाओ समझने की, आदत बनाओ लिखने की, तो आई थिंक इंग्लिश काफी इंप्रूव फिर हो ही जाएगी। बिल्कुल है सर। यस सर आप सर अच्छा इस बात को भी जरा एम्फेसाइज करिएगा कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए फिर क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए फिर। मतलब अभी हमने इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात की, तो इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स जो हैं उनके लिए ऐसे क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपके हिसाब से? सर इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स को मैं 2 ही तरह से क्लासीफाई करना चाहूँगा। पहले वो एस्पिरेंट्स जिनकी इंग्लिश स्ट्रॉन्ग है जी, उनको तो देखो डायरेक्टली दे कैन डेफिनेटली गो टू देयर बुक्स, अच्छे से उनको पढ़िए, है ना। एट द सेम टाइम जो कंटेंट है वो इंग्लिश में आजकल अवेलेबल भी है, हमारी टीम भी डेफिनेटली इंग्लिश कंटेंट प्रोवाइड करती है, तो डेफिनेटली दे कैन गो थ्रू दोज कंटेंट, चाहे वो वीडियोस की फॉर्म में हो, चाहे इन फॉर्म ऑफ आपके लेक्चर नोट्स हो, तो उनको वो गो थ्रू कर सकते हैं। तो आई थिंक बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि उनके पास फिर जो कंटेंट होगा बिल्कुल वैल्यू एडिड कंटेंट है, एट द सेम टाइम उस पर अच्छे कीवर्ड्स भी होंगे। ऑन द अदर हैंड अगर कुछ बच्चे ऐसे हैं लेट्स से उनकी इंग्लिश उतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है बट दे आर राइटिंग देयर मेन्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट ये रहेगा कि वो समझे कंटेंट को अपने मतलब इंग्लिश फॉर्मेट के अंदर, बट इंश्योर ये करें कि अपने एंड पे वो रीडिंग ज़रूर करें। अगर वो रीडिंग करेंगे दे विल फाइंड कि हाँ उनका कंटेंट इंप्रूव हुआ है, समझ आपको वीडियो से आ चुकी है, बट कहीं ना कहीं आपको लिखना भी पड़ेगा। तो इस तरह से अगर आई थिंक मैनेज करेंगे तो जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं। बाकी आंसर राइटिंग से भागना बिल्कुल नहीं है। आपको ये लगेगा सर मेरी तो इंग्लिश इंप्रूव नहीं हुई, मैं लिखूं या नहीं लिखूं आंसर। बिल्कुल बिल्कुल सर। और आज भले ही हम जनवरी के स्टार्टिंग में बैठे हैं, आपका मेंस कब आ जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। तब सोचोगे यार तब लिख लिया होता ना आंसर, शायद इंग्लिश बेटर होगी होती, थोड़ी इंप्रूव कर ली होती। राइट। ये बाद में रिग्रेट फील होता है सर जाके। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि पहला आंसर खराब लिखो बट लिखो, दूसरा आंसर थोड़ा कम खराब होगा, तीसरा उससे कम खराब होगा, जो 15वां 20वां आंसर होगा बहुत अच्छा निकल के आएगा। बिल्कुल है सर। प्रैक्टिस ही है यहाँ पे और कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोई इंसान कहता है ये बुक पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसे नहीं होता। इट टेक्स टाइम। ये एक आर्ट होता है, इसको डेवलप करने में टाइम लगता है, तो मेहनत करनी पड़ेगी तभी ये आर्ट आएगा।
बिल्कुल मेरा सर यही मानना है। और सर जी आपसे एक बस आखिरी क्वेश्चन है सर कि हम लोगों ने बहुत सारी बातें कर ली इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए, उनके पेन पॉइंट्स पर भी हमने बहुत प्रकाश डाल दिया। जी। तो आखिरकार एज ए इंस्टीट्यूट PW ओनली IAS अभी क्या कर रहा है इनके बेनिफिट के लिए? सर अंडर द गाइडेंस ऑफ सुमित सर एंड अलग सर, हमारी हमेशा यही कोशिश है कि जहाँ पर भी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, हमारी टीम की कोशिश होनी चाहिए उनको एक सपोर्टिंग सिस्टम हम प्रोवाइड कर पाएँ। हमने हिंदी मीडियम के लिए किया है ये चीज़, इंग्लिश मीडियम के लिए भी कर रहे हैं, एंड नाउ इट इज़ टाइम कि इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स की जो भी प्रॉब्लम्स हैं हम उनको भी टैकल करें। दोस्तों इसी वजह से 8 जनवरी जो 8th ऑफ जनवरी से हम आपके साथ जुड़ेंगे ओनली IAS UPSC इंग्लिश चैनल के ऊपर। नाउ दिस इज़ अ डेडिकेटेड चैनल जो कि इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए बनाया जा रहा है, ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है ना, वो सारी प्रॉब्लम्स उनको रिजॉल्व हो पाएँ। हिंदी मीडियम का रिजल्ट आया है, ठीक है, और इंग्लिश चलो सिमिलर ही है, कंटेंट तो वही है, बट स्पेसिफिकली जो इंग्लिश कैंडिडेट्स हैं, जो इंग्लिश के अंदर तैयारी करते हैं, उनके लिए हमारी टीम 8 जनवरी से आपके साथ मतलब कनेक्ट हो रही है स्टूडेंट्स के साथ। तो आप सभी लोग भी 8th ऑफ जनवरी को जुड़िएगा। नीचे मैं आप लोगों के साथ जो लिंक्स हैं वो भी शेयर कर दूंगा, बट इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस चैनल के साथ कनेक्टेड रहिए। अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा, अच्छे से आपकी तैयारी होगी, एंड कहीं ना कहीं फिर जब आपका रिजल्ट आएगा तो डेफिनेटली वो आपकी मेहनत का एंड एक तरह से हमारा जो एक सपोर्टिंग सिस्टम था उसके लिए डेफिनेटली बहुत अच्छी बात होगी। सर इसमें सर बस एक पॉइंट और ऐड करूंगा मैं, कई बार ऐसा होता है सर कि हम लोग इंग्लिश चैनल, जब भी आपने भी देखा होगा कि आपकी वीडियोस के नीचे बहुत बार कमेंट आते हैं कि सर आई कुड नॉट अंडरस्टैंड हिंदी, है ना, मतलब उनका रीजनल लैंग्वेज हिंदी नहीं है, तो भले ही हम कितने भी सरल भाषा में उसको समझा दें, राइट, बट दे विल नेवर गोइंग टू अंडरस्टैंड इट। राइट सर। तो ऐसे एस्पिरेंट्स के लिए भी एक कॉमन लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही आ जाती है, कि इंग्लिश एटलीस्ट उनके लिए भी और हमारे लिए भी सबके लिए कॉमन लैंग्वेज बनती है जी। तो ऐसे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, आपके जितने भी दोस्त यार हैं जो कि साउथ इंडिया से हैं या फिर ऐसे पोर्शंस से बिलोंग करते हैं जहां पर हिंदी उनको नहीं समझ में आती है, दे वांट टू परस्यू देयर UPSC प्रिपरेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आप उनको भी जरूर से सजेस्ट करना इसके बारे में, और उनको भी बताना कि हाँ ये अब एक डेडिकेटेड चैनल PW की तरफ से भी ये स्टार्ट हो रहा है, जो कि अभी तक नहीं था। अभी तक हम लोग बाकी एस्पिरेंट्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, बट एट दिस इज़ नाउ द टाइम जब हम लोग इंग्लिश मीडियम एस्पिरेंट्स को भी इक्वल वेटेज देने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों 8 जनवरी को जुड़ना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच सर आज के डिस्कशन के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।